आ जाओ जल्दी आ जाओ। आज ही भेज देता हूँ। कल हमने इवोल्यूशन देख लिया था ना। हाँ। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, तो 3:10 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी लोग भी आ जाए। सर आप क्या है जो ये डब्ल्यू स्टॉक बनाने के लिए बस घर में किसी का तो होगा, उनका यूज करेंगे। तो सर आधार कार्ड पैन कार्ड अपना लो, पैन कार्ड भी उनका ही चाहिए फिर। ये जिसका अकाउंट होगा ना उसका ही पैन कार्ड चाहिए आपको। वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं ना वो। और जीमेल भी मेक श्योर करना कि उनके नाम से ही बना लो आप। उनके नाम से। तो जीमेल तो बना ही सकते हो, या कोई दोस्त है आपका तो उसका यूज कर लेना, यहाँ पे कोई हो तो। अरे तो बना लेना। स्टार्ट करें क्या हम? तो आया तो नहीं। कल भी नहीं आया सर अभी। आए थे, कल तो आए थे। कोई त्योहार वगैरह तो नहीं है आज? ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। ऑनलाइन मेरे वॉइस ऑडिबल है, कंफर्म करो। हाँ सर, आप भी। ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, बेसिकली यहाँ पे हम दो मॉडल देखने वाले हैं। एक है आपका सर्विस मॉडल, और सेकंड है आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, सो ये दो टाइप के मॉडल है आपके पास, सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल। सो सर्विस मॉडल बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका कंट्रोल कितना है, राइट।
कंट्रोल ओवर इंफ्रा, कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे उसमें आपका कंट्रोल कितना होगा, राइट। और सेकंड चीज है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये दो चीज है। पहला तो है, जो ए पॉइंट है वो है कि आपका कंट्रोल कितना होगा ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकंड चीज है यानी कि जो बी है वो है आपका कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपके इंफ्रा को मैनेज करने के लिए, राइट। तो ये दोनों ही आता है आपके सर्विस मॉडल के अंदर। जब हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल में, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने इंफ्रा को तरीके से डिप्लॉय, आप अपने इंफ्रा को कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो। क्लियर। तो ये दोनों चीज में है, राइट। अब जब हम बात करते हैं सर्विस मॉडल में, तो सर्विस मॉडल में दो चीजों पे ध्यान देंगे, कंट्रोल ओवर इंफ्रा और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द इंफ्रा, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे सर्विस मॉडल में। फर्स्ट है आपका सर्विस मॉडल। तो सर्विस मॉडल में एग्जैक्टली अब ये जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, राइट, ये हम रिलेट कर सकते हैं अपने ऑन प्रोमाइस के इंफ्रा से। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपका ऑन प्रोमाइसेस मतलब डेटा सेंटर जहां पे हम खुद मैनेज करेंगे, वो हो गया आपका ऑन प्रोमाइसेस, राइट। सेकंड चीज है कि क्लाउड में जब आप आओगे तो क्लाउड में जो इंफ्रा डेटा सेंटर है वो कौन मैनेज करेगा। क्लियर है। तो वो आ जाएगा आपका सर्विस मॉडल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जब हम क्लाउड की बात करेंगे तो क्लाउड में आपके तीन सर्विस मॉडल होते हैं। एक है आपका IaaS, इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि आप एक सर्विस यूज करोगे अपने इंफ्रा को क्रिएट करने के लिए। जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, राइट। गूगल ड्राइव आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्टोरेज, राइट। तो वो भी आपका एक इंफ्रा क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। बाय डिफॉल्ट वो आपको 15 GB फ्री देता है, राइट। आप चाहो तो उससे एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो वो भी आपकी एक सर्विस है जो कि आपको स्टोरेज इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है, राइट। देन सेकंड है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसे हम कहते हैं पैस। ठीक है, पैस का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या है कि आप अपने कोड लेके आओगे, राइट। उस कोड को आप रन कर दोगे। ठीक है, तो रन करोगे तो वो सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो सर्वर है वो आप मैनेज नहीं करने वाले। ठीक है, वो आपको सर्वर प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी अब अभी हम देखेंगे तो क्लियर रहेंगी चीजें, राइट। और थर्ड है आपका सैस। सैस का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस का मतलब ये है कि ये आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सपोज अगर आपको मेल सेंड करना है, मेल रिसीव करना है, राइट। तो ये जो जीमेल है, करेक्ट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का आपका है, राइट। तो ये सब क्या है, ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एक आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप अपने काम को ऑटोमेट करते हो, ऑटोमेट का यूज करते हो, राइट, मेल सेंड करना वगैरह। क्लियर है। तो वहां पे हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये जो तीनों पार्ट है ये आपके क्लाउड के पार्ट हैं। लेकिन हम इसे कंपेयर करेंगे आपके ऑन प्रोमाइसेस से।
ऑन प्रोमाइसेस। क्लियर है? विजिबल है? ये कलर चेंज कर दो। ऑन प्रोमाइसेस, राइट। ऑन प्रोमाइसेस चीजें कैसे मैनेज करोगे और आप क्लाउड में कैसे मैनेज करोगे? क्लियर है? तो ये है आपका सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल दो चीजें हैं, कंट्रोल ओवर इंफ्रा, आपके ऑन प्रोमाइसेस पे कितना कंट्रोल होता है आपका, राइट, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की ऑन प्रोमाइसेस में। देन जब आप क्लाउड में आते हो तब क्या आपका कंट्रोल होता है, इंफ्रा पे कितना कंट्रोल होता है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्लियर है? तो ये हम डिस्कस करेंगे सर्विस मॉडल में। जब हम डिप्लॉयमेंट मॉडल में आएंगे तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल देखेंगे जहां पे आप अपने इंफ्रा को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, मेनली उसमें तीन है। एक है आपका पब्लिक क्लाउड। सेकंड है आपका प्राइवेट क्लाउड। और थर्ड है आपका हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, ये तीन चीजें हैं आपकी डिप्लॉयमेंट मॉडल में। गॉट इट? तो ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस मॉडल। आप लोग लिख लो पहले से। डाल देते हैं, एक बार सेशन आपको, फिर मैं कल का और आज का दोनों डाल दूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ और उस डायग्राम के हेल्प से हम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है। सो वो डायग्राम आपने पहले भी देखा हुआ है कि ये आपका हार्डवेयर है, राइट। हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका हाइपरवाइजर, राइट। हाइपरवाइजर के ऊपर आपका वर्चुअल मशीन है। क्लियर है? वर्चुअल मशीन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और इसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, यानी कि मान लो इसके ऊपर आप वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, और उस वेब सर्वर के ऊपर आपने अपना वेबसाइट होस्ट किया हुआ है। क्लियर है? मैं इसे नाम दे देता हूँ। सो ये है आपका हार्डवेयर, राइट। हार्डवेयर के ऊपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है आपका हाइपरवाइजर, और ये है आपका वीएम, राइट। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वीएम का, ये है आपका वीएम। ठीक है, और ये है आपका वेब सर्वर जो आप इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, और ये है आपका वेबसाइट, डब्ल्यूएस वेबसाइट। क्लियर है? तो ये आपका एक डायग्राम बन चुका है, राइट। अब इसी को हम रिलेट करेंगे अपने सर्विस मॉडल के साथ। ठीक है, सर्विस मॉडल। तो सर्विस मॉडल हमें बेसिकली दो चीजें बताता है कि आपका कंट्रोल कितना है इंफ्रा पे, राइट। अब ये जो मैंने एक सर्वर डिजाइन किया है, राइट, ये सर्वर आपके डेटा सेंटर्स में होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा सेंटर एग्जांपल नहीं ले सकता, इसलिए मैंने सिर्फ और एक सिर्फ सिंगल मशीन का एग्जांपल लिया है। क्लियर है? तो सर्विस मॉडल एक्चुअल में आपका यूज किया जाता है जब आप क्लाउड यूज करोगे। ठीक है, लेकिन हम इसे ऑन प्रोमाइसेस से भी कंपेयर करेंगे कि ऑन प्रोमाइसेस में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी आपके पास, और जब आप क्लाउड में स्विच करते हो तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट कंट्रोल आपके पास है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे दो चीजें डिवाइड कर लेता हूँ। ये है आपका क्लाउड के लिए। ठीक है, और इसमें भी तीन है आपके, राइट। सो ये हो गया आपका
IaaS, और ये हो गया PaaS, और लास्ट का हो गया आपका SaaS। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ इन्हें शॉर्ट में। IaaS, ये हो गया आपका PaaS, और ये हो गया आपका SaaS। ठीक है, और यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे आपके ऑन प्रोमाइसेस का। ऑन प्रोमाइसेस, ठीक है। ऑन प्रोमाइसेस मतलब कंपनी का खुद का डेटा सेंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है, राइट। लेकिन जब हम इसको और ज्यादा डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है, तो और ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहला जो लेयर है वो आपका आता है हार्डवेयर लेयर। ठीक है, तीनों में ही आएगा आपका हार्डवेयर लेयर। यहाँ पहले ये देख लेते हैं, हार्डवेयर आ गया। देन आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आएगा आपका हाइपरवाइजर। ठीक है, अब हाइपरवाइजर के ऊपर आएगा आपका अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम वर्चुअल मशीन के साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वर्चुअल मशीन के ऊपर आएगा आपका मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर क्या है, तो इसके बीच का एक लेयर है। ठीक है, मिडलवेयर के ऊपर आएगा आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। पाइथन सब लोग सीख रहे हो, राइट। तो जो भी पाइथन में है वो रन टाइम इन्वायरमेंट चूज करता है ना, एनाकोंडा पाइचाम के अंदर, राइट। और इसके ऊपर आएगा आपका डेटा, और एट लास्ट आपका आएगा एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या चीजें होती है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया आपका हार्डवेयर, राइट। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देन ये है आपका हाइपरवाइजर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टेक्नोलॉजी दिख रहा हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को सिंबलाइज नहीं कर रहा, राइट, कि VMware यूज कर रहा है, Oracle यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाइपरवाइजर हो गया। देन ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका गेस्ट गेस्ट ओएस। ठीक है, देन आपका है मिडलवेयर। मिडलवेयर, ठीक है, मिडलवेयर के ऊपर आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट, ई एन ENV इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर है आपका एक्चुअल डेटा, और सबसे टॉप पे है आपका एप्लीकेशन। क्लियर है, ये चीज है। अब देखो ऑन प्रोमाइसिस में आपको सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी होती है। ठीक है, कि हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि CPU रैम स्टोरेज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ट्रबल शूट आप करोगे। मान लो अगर आपके मशीन के फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर या रैम में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो रैम को टेस्ट करना, रैम को रिप्लेस करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपकी मतलब जो भी कंपनी है हमारी, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी है वो है ABC.com। क्लियर है, तो ये ABC कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हार्डवेयर के कंपोनेंट को करेक्ट करे, ट्रबल शूट करे। क्लियर है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, अपग्रेड करना, राइट। कुछ ड्राइवर्स हो गए उन्हें इंस्टॉल करना, सिक्योरिटी पैचिंग करना, राइट। ये सारी चीजें जो आप भी करते हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, तो ये मेरे पास फिजिकल हार्डवेयर मशीन है, राइट। ये देखो आगे मेरे पास कुछ अपडेट, तो ये देखो आ गया सिक्योरिटी अपडेट, राइट। तो ये चीजें मुझे मैन्युअली करनी होती हैं जब हम ऑन प्रेमाइसेस की बात करते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपका काम होगा, राइट। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट, अपग्रेड एंड सिक्योरिटी पैचिंग, राइट। अब यहाँ पे हाइपरवाइजर है, हाइपरवाइजर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इसको देखना है, राइट। प्लस कौन सा हाइपरवाइजर आप यूज करने वाले हो, कंट्रोल, इसे कहते हैं कंट्रोल, राइट। सपोज आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, राइट, तो आपके पास कंट्रोल है कि आप बाय रोड जाना चाहते हो, बाय ट्रेन जाना चाहते हो, या बाय एरोप्लेन जाना चाहते हो, राइट। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास है, आप जो सिलेक्ट करोगे,
तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कंट्रोल है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। क्लियर है? देन अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका गेस्ट ओएस है जो वर्चुअल मशीन के साथ आप क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो वर्चुअल मशीन में जो यूज कर रहे हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे भी तो सिक्योरिटी पैचिंग की नीड होती है, अपग्रेडेशन की नीड होती है, राइट? तो वो भी आपका ही काम होगा, आप ही करोगे। ठीक है? देन मिडलवेयर, ये टर्म पहले कभी सुना है, मिडलवेयर? ओके। सो मिडलवेयर बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि दो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है? जैसे मान लो आपका पास मोबाइल है, मोबाइल में एक मैसेजिंग नाम की सर्विस होती है जिसपे आपका ओटीपी आता है, मैसेज आता है, राइट? वो हो गया। और अगर आपने फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया या अमेजोन इंस्टॉल किया, राइट? तो जैसे ही आप इंस्टॉल करके एक अकाउंट क्रिएट करते हो, तो ओटीपी कहाँ पे आता है? मैसेज पे आता है। तो अगर आपने फ्लिपकार्ट को परमिशन दे रखी है कि वो आपका मैसेज रीड कर पाए, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली ओटीपी गेट कर लेता है वेरीफाई के लिए, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली आईपी गेट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? इसका मतलब वो कम्युनिकेशन कर रहा है। फ्लिपकार्ट आपके मैसेज सर्विस के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, राइट? बात कर तभी तो गेट कर पाएगा। तो उस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए ये मिडलवेयर यूज किया जाता है। तो मिडलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? सिंपल। हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन में होंगे आई थिंक जगत, अंशुल, मिडलवेयर आप लोग भी यूज करते होगे आई थिंक। हाँ सर। तो आप लोग का मतलब क्या यूज केस रहता है, अगर आप ना शेयर करना चाहो तो? एक्चुअली वो सर बैकएंड वाली टीम करती है हमारी। मैं ओके। अंशुल, आपको थोड़ा बहुत बैकएंड का पता था ना, कि आपको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का पता था, ऐसा कुछ? हेलो। ठीक है। आवाज हाँ आ रही? अंशुल। नहीं नहीं, सॉरी, इसलिए मैं कोई नहीं। जरूर बताना जान। एक्चुअली हम ना यूज करते हैं मिडिलवेयर अपने बैकएंड में। क्या करते हैं ना, कभी हमें ऑथेंटिकेशन करना है, कभी भी मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे टोकन गेट करनी है जो हमें, मतलब जैसे मैं कोई भी एपीआई कॉल करा रहा हूँ, तो वो एक हम्म। मिडिलवेयर बना देते हैं कि जब भी हमारी एपीआई कॉल हो तो हमेशा वो मिडिलवेयर को पास करते हुए जाए। वो एक चेक लगा देते हैं ना कि अगर वो फेल हो जाता है मिडिलवेयर तो वो रिस्पॉन्स ना दे। वो सब चीजें हम यूज करते हैं, हम तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि दो एप्लीकेशन हैं, राइट? वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए अगर आप परमिशन दे रहे हो, तो ये जो टोकन की बात हो रही है, राइट? टोकन जो रहता है, टोकन या फिर ऑथेंटिकेशन जो वर्ड यूज किया जाता है, राइट? ऑथेंटिकेशन का मतलब ही यही है। आप देखो, आप कहीं पे भी जब लॉग इन करते हो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तो वहां पे ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ये जब हम आईएएम सर्विस पढ़ेंगे एडब्ल्यूएस के अंदर, राइट? तो वहां पे हम यूजर क्रिएट करेंगे, उसे पासवर्ड असाइन करेंगे, राइट? तो वहां पे मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। सो एक्चुअल में होता क्या है, ट्रिपल ए का फर्स्ट ए जो है वो आपका होता है ऑथेंटिकेशन से। सेकंड जो ए है वो होता है आपका ऑथोराइजेशन से। और जो थर्ड ए है वो होता है ऑडिट से। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, तो वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इस नाम का यूजर है कि नहीं। वो आपको ऑथेंटिकेट करता है वैलिड यूजर के लिए, राइट? क्या आप वैलिड यूजर हो कि नहीं, राइट? एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया, फिर वो चेक करता है आपको क्या परमिशंस मिली हुई है। ठीक है? ऑथोराइजेशन का मतलब है परमिशन से। तो इसीलिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, राइट, जब आप उसके इंफॉर्मेशन में जाते हो तो आप वहां पे देख सकते हो कि कितने सारे आपने परमिशन दे रखी है उस एप्लीकेशन को आपके डिवाइस के ऊपर। अगर आप फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हो, राइट, उस पर क्लिक करना और उसमें देखना इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको परमिशंस के टैब दिखेंगे कि आपने अपना लॉग, फोन कॉल लॉग्स दिया है, मैसेजिंग दिया है, राइट, या फिर नोटिफिकेशन के लिए दिया है, क्या क्या चीजें आपने दी है उसे एक्सेस करने के लिए। क्लियर है? तो वो बैकएंड में आपका मिडलवेयर ही यूज किया जाता है। अब ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मिडलवेयर होता क्या है। आपको डीप डाइव एपीआई के थ्रू कुछ भी नहीं करना है, राइट? क्योंकि वो आपका काम नहीं है। गॉट इट? ठीक है। सो ये हो गया आपका मिडलवेयर। नाउ व्हाट इज रन टाइम इन्वायरमेंट?
ठीक है। सो ये है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। अब रन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा को या किसी भी एप्लीकेशन को प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, राइट। मेरे लैपटॉप में मेरे पास MP4 का कुछ डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स मतलब MP4 का कुछ डेटा है, MP4 मतलब वीडियो, राइट। अब उस वीडियो को प्ले करने के लिए मेरे पास कोई मीडिया होना चाहिए। क्लियर है? जैसे VLC प्लेयर हो गया, राइट, या मीडिया प्लेयर हो गया जो इसके साथ डिफॉल्ट मिलता है। तो वो क्या करेगा, वो आपके MP4 को रन करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। अगर आपके पास MP4 या फिर कोई भी वीडियो है, राइट, उसे जब आप ओपन करोगे, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो उसे रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, तो वो आपका काम नहीं करेगा और वो सिंपल सा लिख के आ जाता है, द फाइल कांट बी ओपन। क्लियर है? अच्छा चलो, पबजी कितने लोग खेलते हैं? ओके। ऑनलाइन? नहीं नहीं, हम मैं नहीं। नहीं सर। ओके, ठीक है। खेलता हूँ सर। ओके, वेरी गुड। तो जो लोग पबजी खेलते, राइट, या जो लोग भी गेमिंग कभी ना कभी किया होगा, तो कभी आपने देखा कि कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जब उसे आप डाउनलोड करते हो, राइट, तो उसके साथ एक आपको फाइल अलग से डाउनलोड करनी होती है। और अगर वो फाइल आपकी डाउनलोड नहीं होती है तो आपका जो एप्लीकेशन है या जो गेम है वो रन नहीं करता है, राइट। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस गेम को रन होने के लिए इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। अब जो पाइथन में, राइट, आपने पाइथन का कोड लिख दिया। अब पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको आईडीई की रिक्वायरमेंट होती है। आईडीई बेसिकली आपका एक एनवायरनमेंट है पाइथन के लिए, राइट, या फिर पाइथन के रन टाइम एनवायरनमेंट्स होते हैं, उनकी नीड होती है। तो इसके लिए आप एनाकोंडा या पाइचार्म यूज करते हो। ठीक है। तो अगर आपके पास कोड है, उसे एग्जीक्यूट करोगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता है, राइट। तो उसको रन करने के लिए आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। तो वो होता है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लियर है? और भी इजी बता रहा हूं, जैसे ये जो मेरा वेबसाइट है, राइट, इस वेबसाइट को मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देख पाओ, राइट। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मुझे पहले वेबसाइट का रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो वेब सर्वर है, करेक्ट, ये वेब सर्वर क्या है? ये वेब सर्वर वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे आपकी वेबसाइट अदर यूजर भी एक्सेस कर पाए। क्लियर है? अगर आपने सिर्फ वेबसाइट अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, स्टोर कर लिया, और आपने ये रन टाइम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया, राइट, तो आपका वो वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे है डेटा। तो जो भी डेटा है आपका, करेक्ट, उसको भी आपको ही मैनेज करना होता है। जैसे गूगल ड्राइव सभी लोग एक्सेस करते हैं, राइट। गूगल ड्राइव में आपने कभी भी अपना डेटा इंक्रिप्ट करके अपलोड किया है? नहीं किया होगा, राइट। इससे क्या हो सकता है कि जो गूगल वाले हैं वो आपका डेटा यूज कर सकते हैं। सोचो आपके कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट, बैंक स्टेटमेंट्स होंगे, फोटोज होंगे, आपकी बहुत सारी चीजें होंगी, करेक्ट। वो सब आप वहां पे अपलोड कर रहे हो, तो अगर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है तो गूगल वाले उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो आपको बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, हम इसे एक्सेस नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि कंपनीज प्रॉफिट के लिए आपका डेटा यूज कर रही है। जैसे कभी भी आप यूट्यूब पे कुछ चीजें सर्च करोगे या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कुछ चीजें सर्च करोगे परचेस करने के लिए, राइट, तो वो आपको सब जगह दिखने लगता है। आपको फ्लिपकार्ट पे दिखेगा, आपको यूट्यूब पे दिखेगा, आपको इंस्टाग्राम में भी दिखेगा। कैसे दिख रही हैं चीजें? डेटा शेयर हो रहा है, राइट। तो वो आपका एआई यूज करते हैं कि जैसे आपने चीजें सर्च की वो तुरंत डेटा आपका पास ऑन कर दिया जाता है, और वो एल्गोरिथम सेट करके आपको शो करता रहता है। इसीलिए यूट्यूब पे जैसे ही आप कोई भी कंटेंट देखते हो, उसी कंटेंट के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जाती है। ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे डेटा मैनेज से क्या मतलब है? डेटा मैनेज से मतलब है कि आप डेटा को इनक्रिप्ट करो। ठीक है। इनक्रिप्ट, देन डेटा का बैकअप लेके रखो। बैकअप, ठीक है। मान लो गूगल कहाँ की कंपनी है? यूएसए।
मान लो इंडिया और यूएसए कभी लड़ाई हो गया या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट? तो यूएसए वाले प्रेशर बना सकते गूगल के ऊपर कि आप इंडिया को सर्विस देना बंद कर दो, जैसे भी रसिया यूक्रेन में हुआ था। तो रसिया वाले बैंकिंग के लिए, राइट, ट्रांजैक्शन के लिए मास्टर कार्ड और वीजा यूज कर रहे थे। तो यूएसए ने मना कर दिया कि भाई आप अपने मास्टर कार्ड और वीजा की सर्विस रसिया में प्रोवाइड नहीं करोगे। क्लियर है? तो उनका तो लॉस हो गया। सेम चीज यहाँ पे कि आपका जितना भी डेटा है आपने अगर गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है और कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो बोलते हैं कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट, तो आपका डेटा तो चला गया। अब आप वेट करोगे कि टेंशन कैसे कम हो, वो कब से सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, पहले से ही बैकअप क्रिएट करके अपने पास रख लो, जैसे आज के डेट में करते भी हो आप लोग, राइट? कि आपकी जो फोटोज हैं उसे आपने मोबाइल में भी रख लिया, उसे आपने लैपटॉप में भी रख लिया, उसे एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी रख लिया, राइट, और कुछ क्लाउड पे भी डाल दिया। क्लियर है? कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ऑफलाइन देख सकते हो चीजों को, अगर आपके पास मोबाइल एक्सेस नहीं हो रहा है लैपटॉप से देख लो, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये आपका इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, बैकअप, राइट, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है डेटा के लिए। अब एप्लीकेशन में क्या मैनेज करोगे? तो एप्लीकेशन के वर्जन, जैसे यूपीआई कब से स्टार्ट हुआ है, यूपीआई कब से पॉपुलर हुआ है? एनी गेसेस? लॉकडाउन के पहले, बाद, ऑनलाइन? यूपीआई कब से फेमस हुआ है? आई थिंक सर लॉकडाउन के टाइम पे ही हुआ था, उससे उसके आसपास। ओके, ठीक है। तो मान लो 2018 2019 से स्टार्ट हो गया था, राइट? सबसे पहले पेटीएम ने स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ था, राइट? तो पेटीएम तो बहुत पहले था, कोरोना के भी 2017-16 से स्टार्ट कर रहा था वर्क करना, राइट? तो उस टाइम पे हो सकता है माइट भी वो यूपीआई कर रहे थे, पता नहीं कैसे कर रहे थे, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि चलो यूपीआई ही कर रहे हैं वो, राइट, ठीक है। अब उससे पहले जितने भी फ्लिपकार्ट, amazon या जितने भी मीशो वगैरह थे, राइट, यहाँ पे जब आप कुछ चीजें खरीदते थे तो पेमेंट कैसे करते थे? कैश ऑन डिलीवरी या फिर नेट बैंकिंग यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्लियर? ये तीन चार ऑप्शंस हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही आपका यूपीआई पॉपुलर हुआ, ईज हुआ लोगों को, राइट, तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशंस के साथ आपका यूपीआई इंटीग्रेशन भी कर दिया। क्लियर है? कि ये सर्विस या ये फीचर मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है, तो इसे हम अपनी एप्लीकेशन के साथ क्यों ना इंटीग्रेट करें, राइट? तो इससे क्या होता है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो अप टू डेट रहे। जैसे आज के डेट में हम कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं? विंडो 11, विंडो 10 भी है हमारे पास, विंडो 7 भी है, विंडो एक्सपी भी है, राइट? तो क्या विंडो 7 आज के डेट में यूज नहीं हो रहा होगा? तो जो कंपनीज है, राइट, जो विंडो 7 या विंडो विस्टा पे काम कर रहे हैं वो आज भी विंडो 7 विंडो विस्टा पे ही काम कर रही हैं। कॉलेज में जाओगे तो वहां पे विंडो 7 विंडो विस्टा ही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहीं पे ही चल रहे हैं, लेटेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जहां पे रन हो रहा है, जहां पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आज भी रन हो रहे हैं वो वाले। ठीक है, तो एज पर नीड विंडो वाले ने इतना अपग्रेड कर लिया कि विंडो 11 तक आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, विंडो 10 और विंडो 11 में क्या डिफरेंस है? चलो, यूजर इंटरफेस से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? मेन होता है आपके फीचर्स, राइट? यूजर इंटरफेस से क्या ही लेना देना, क्योंकि अगर आप आज के टाइम देखो तो विंडो 10 ही बहुत स्टेबल है। मतलब विंडो 10 को ऐसा कहा जाता है कि विंडो 10 जो है वो 11 से भी स्टेबल वर्जन था। लेकिन फिर क्यों? तो एक रीजन तो ये कि उन्हें प्रॉफिट करना था, कि अगर वो विंडो 11 लेके आएंगे तो लोग लाइसेंस परचेस करेंगे, अपग्रेड कराएंगे, राइट? सेकंड चीज ये था कि विंडो 11 में आपका फायरवॉल डिफेंडर वो एक्स्ट्रा इंक्लूड किया इन्होंने, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जिससे सिक्योरिटी और ज्यादा एडवांस हो चुकी है 11 की। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो विंडो 10 काफी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू विंडो 11। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो आपको 11 में इनहांस मिलते हैं एज कंपेयर टू विंडो 10। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑन प्रेमाइसिस में हम हार्डवेयर मैनेज कर रहे हैं, राइट? हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। क्या मैनेज कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर मैनेज करना मतलब क्या होता है? रैम, सीपीयू, हार्डवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उसे आप ही ट्रबल शूट करोगे। ठीक है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई अपडेट आ गया, विंडो क्रैश हो गया, कौन मैनेज करेगा? आपको करना है। ठीक है।
हाइपरवाइजर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो इन शॉर्ट, ऑन प्रेमाइसिस में आपको हार्डवेयर से लेके एप्लीकेशन तक की चीजें खुद मैनेज करनी होती थी। क्लियर है? सब कुछ खुद मैनेज करोगे, और कंट्रोल भी आपका था 100%, कि आप यहां डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा हार्डवेयर होना चाहिए, राइट, कौन सा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कौन सा हाइपरवाइजर आप यूज कर सकते हो, VMware, Oracle, Hyper-V, राइट। तो यहां पे पूरा कंट्रोल आपके पास था, मैक्सिमम कंट्रोल और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैक्सिमम मतलब फुली कर सकते हो, फुल कंट्रोल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? जो कि हमारे सर्विस मॉडल का थीम भी था। सर्विस मॉडल का थीम यही है कि आपका कंट्रोल कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, राइट। जब आप क्लाउड पे मूव करते हो, राइट, जब यही चीज आप क्लाउड पे माइग्रेट करोगे, राइट, तो वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, वो आपकी शेयर हो जाती है। तो जब क्लाउड में आते हो आप, तो क्लाउड में यूज होती है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।